हाय स्टूडेंट्स, बेसिक भारत टेक चैनल में मैं साहब लाल विश्वकर्मा आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। अब हम आपको लेके चलते हैं आज के लेसन की तरफ। सबसे पहले हम आज का सुविचार देखेंगे। आज का सुविचार है, वह माँ ही है जिसके रहते जिंदगी में कोई गम नहीं होता। दुनिया साथ दे या ना दे, पर माँ का प्यार कभी कम नहीं होता। माँ की ममता कभी कम नहीं होती, चाहे कुछ भी हो जाए। आज का सुविचार, माँ की ममता। अब हम आज का विषय शुरू करेंगे। विषय है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, और टॉपिक है प्रकाश के अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पार्ट 1। तो हम शुरू करते हैं प्रकाश के अपवर्तन पार्ट 1 भाग 1। इसको सबसे पहले हम समझेंगे कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शक माध्यम से, यहाँ पर यह पारदर्शक माध्यम है, यह हवा है। हवा एक पारदर्शक माध्यम होता है। इसके बाद ग्लास है, ग्लास भी एक पारदर्शक माध्यम है। तो जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शक माध्यम से दूसरे पारदर्शक माध्यम में गमन करती है, जाती है, तो वह अपनी दिशा, संचरण की दिशा बदल देती है। और संचरण की दिशा बदलने की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब आप जो दूसरे चित्र में देख रहे हैं कि हवा में प्रकाश की किरण आई और जब कांच के पृष्ठभाग पर टकराई, यहाँ से टकराई, तो यह जाना इसका रास्ता इधर था, लेकिन इधर न जाकर के यह झुक गई, बेंड हो गई। तो यहीं पर प्रकाश का अपवर्तन हुआ, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हुआ। तो इसकी दिशा बदल गई। दिशा बदलने की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, उसके अनुप्रयोग को समझेंगे कि आखिर ऐसा कैसे होता है। अब पहले चित्र में हम देख रहे हैं कि सबसे पहले हमें वस्तु जो रखी गई है कप के अंदर, वो हमें दिखाई नहीं देती। ये देखिए, ये अभी नहीं दिखाई दी, अब नहीं दिखाई दे रही। क्यों? क्योंकि ये कप की दीवार हमारी आँख तक आने वाली किरण को रोक ले रहा है। लेकिन जब हम इसमें पानी डालते हैं, पानी भरते हैं, तो यह ऊपर की तरफ आ जाती है, जिसके फलस्वरूप हमारी आँख जो है ये चित्र आसानी से देख लेती है। जैसे कि यहाँ पर ये चित्र आपको देखिए, ये आभासी प्रतिबिंब हमारी आँख के ठीक सामने होता है, जबकि इसके पहले का जो प्रतिबिंब था वह हम नहीं, क्योंकि यहाँ कप की दीवार जो थी वह यहाँ पर हमारे यहाँ से आने वाली किरण को रोक लेती थी, तो हमारी आँख इसको नहीं देख पाती थी। जबकि जब हम उसमें पानी डालते हैं तो वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण में अपवर्तन होता है और उसका आभासी प्रतिबिंब, आभासी मतलब वास्तविक नहीं होता, आभासी प्रतिबिंब यहाँ से दिखने लगता है। अब हम इसको समझेंगे इसके माध्यम से। जैसे कोई वस्तु यहाँ पर रखी गई है कांच के अंदर या पानी के अंदर हो या कांच के अंदर हो, पानी के अंदर है, तो हमको वो रियल स्थिति में नहीं दिखती, वास्तविक स्थिति में नहीं दिखती, क्योंकि यहाँ से जो प्रकाश की किरण, ये आप देख रहे हैं प्रकाश की किरण जा रही है, वह जब हवा इसके पृष्ठभाग पर जब पहुँचेगी, फिर माध्यम इसका चेंज होगा, ये हवा का माध्यम होगा, तो हवा के माध्यम ये अभिलंब से दूर होती जाएगी, ये दूर हो रही है, तो इसका वास्तविक प्रतिबिंब हमको यहाँ पर दिख रहा है। जब वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ पर, ये वर्चुअल आभासी प्रतिबिंब हमको बन रहा है, जो आभासी प्रतिबिंब यहाँ दिख रहा है,
तो यह वस्तु ऊपर उठी हुई हमें दिखाई देगी। यही प्रकाश का अपवर्तन है। अब दूसरे चित्र में हम देखेंगे, ये तिरछी करके कांच के ग्लास में पानी रख करके पेंसिल डाली गई है। ये आप प्रयोग घर पे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर पृष्ठभाग के पास जो प्रकाश की किरण ऊपर की तरफ जा रही है, जब यहाँ पृष्ठभाग पर पहुँचती है तो यह अपना रास्ता दिशा बदल देती है, क्योंकि यहाँ पर अपवर्तन हो जाता है, जिसके कारण पेंसिल यहाँ पर टूटी हुई हमको दिखाई देती है। अब हम और अच्छे ढंग से ये कांच के टुकड़े पर देखेंगे कि जब प्रकाश की किरण एक कांच के टुकड़े पर पड़ती है तो यह हवा से कांच के अंदर जाती है, और कांच के अंदर जाने के बाद वह अपना दिशा परिवर्तित कर लेती है। यहाँ पर दिशा परिवर्तित कर ली, यह झुक गई, अभिलंब की तरफ झुक गई। इसके बाद जब वह फिर कांच से हवा में बाहर निकलती है तो अभिलंब से दूर हटती जाती है। यही यहाँ पर हवा से कांच में अपवर्तन हो रहा है, और यहाँ पर कांच से हवा में अपवर्तन हो रहा है। अब हम और आगे समझेंगे इसको, प्रकाश के अपवर्तन को। तो यहाँ पर ये जो किरण आ रही है, यह किरण आ रही है, इसको हम आपतित किरण कहते हैं, इंसिडेंट रे, आपतित किरण, इसको आपतित किरण कहते हैं। और इसके बाद हम यह किरण जो जा रही है, इस किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। यहाँ पर अपवर्तन होता है, अपवर्तन के बाद यह किरण जा रही है, इसको हम अपवर्तित किरण कहते हैं। अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण अर्थात रिफ्रैक्टिव रे। अब इसके बाद यह जो हम परपेंडिकुलर खींचे हैं लाल कलर में, यह इस कांच के लंबवत होता है, इसको हम नॉर्मल या अभिलंब कहते हैं। ये अभिलंब है। और इस प्रकार से ये तीन बातें हुई यहाँ पर। और यह जो है आपतन बिंदु है, इंसिडेंट पॉइंट, आपतन बिंदु है यह। अब हम इसके भाग पहले समझ लेंगे। आपतन बिंदु हो गया। अब यह जो है आपतित किरण हो गई, इंसिडेंट रे, यह अभिलंब हो गया, यह आपतन बिंदु हो गया, इंसिडेंट पॉइंट, और यह अपवर्तित किरण है, रिफ्रैक्टिव रे। अब हम और आगे इसके समझेंगे कि अपवर्तन के नियम क्या हैं, अपवर्तन किस बेस पर होता है। तो जैसा कि हम देख चुके हैं कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु, आपतित किरण ए हो गई, अपवर्तित किरण ए हो गई, आपतन बिंदु यन पर स्थित अभिलंब सी डी, ए अभिलंब है, स्थित अभिलंब सी डी के विपरीत ओर होती है। अर्थात आपतित किरण और अपवर्तित किरण अभिलंब सी डी के विपरीत ओर होती हैं। अर्थात आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही प्रतल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही प्रतल में होते हैं। अपवर्तन का पहला नियम है। अब दूसरा नियम अपवर्तन का है। अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम आपने देखा कि तीनों एक ही प्रतल में होते हैं। दूसरा नियम है, इसको हम स्नेल का भी नियम बोलते हैं। यहाँ पर आप और अच्छे ढंग से समझेंगे कि यह कोण जो आपतन कोण है, इंसिडेंस एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंट आपतन कोण, यह है आपतन कोण। इसको हम आपतन कोण कहेंगे। आपतन कोण आई, यह आई हो गया। अब इसके बाद यह कोण जो है अपवर्तन कोण है, अपवर्तन कोण,
अपवर्तन कोण है यह, जिसको हम आर कहेंगे यह। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के अंदर जा रही है तो वह अभिलंब की तरफ झुक जा रही है। ये अभिलंब है, अभिलंब की तरफ झुक जा रही है। तो जब ऐसा होने पर आई का मान बड़ा होता है आर से, मतलब आपतन कोण का मान बड़ा होता है अपवर्तन कोण के मान से। ऐसा तब होता है जब रेयरर मतलब विरल माध्यम से प्रकाश की किरण सघन माध्यम में जाती है। कांच एक सघन माध्यम है, डेंसर माध्यम। तो सघन माध्यम में जब प्रकाश की किरण जाएगी तो वह अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और जो अनुपात साइन आई और साइन आर का यह जो रेशियो स्थिर होता है, ये रेशियो साइन आई और साइन आर का रेशियो स्थिर होता है, इसे ही हम जो अनुपात साइन आई और साइन आर का स्थिर होता है, इसे ही हम अपवर्तन का दूसरा नियम कहते हैं। अब हम और आगे देखेंगे कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं। अपवर्तनांक क्या है, इसको हम अच्छे से समझेंगे। यदि आपतन कोण का माप आई, यदि आपतन कोण का माप आई और अपवर्तन कोण का माप आर है तो साइन आई और साइन आर बराबर स्थिरांक यन होता है, जिसे हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसी यन को हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। जहाँ पर आई आपतन कोण है, इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट है, एंड आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। आई आपतन कोण है, जहाँ पर आई आपतन कोण है और ए आपतन कोण है आई, और आर अपवर्तन कोण है, अपवर्तन कोण है, अपवर्तन कोण। अब आपतन कोण, अपवर्तन कोण, तो हम जो मान साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होता है वो स्थिरांक होता है, वो स्थिरांक यन है, तो उसे हम यन कहेंगे। यही स्थिरांक अपवर्तनांक है। किसका अपवर्तनांक है? पहले माध्यम के सापेक्ष। पहला माध्यम जैसे हवा है तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरा माध्यम जैसे कांच है, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है, इसे हम अपवर्तनांक कहेंगे। अब अपवर्तनांक के लिए विभिन्न माध्यमों में जाते समय प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन का परिमाण भिन्न भिन्न होता है। माध्यम चेंज होगा तो दिशा में होने वाले परिवर्तन का परिमाण भी चेंज अलग अलग हो जाएगा। माध्यम के अपवर्तनांक से संबंधित होता है, और विभिन्न माध्यमों के लिए तथा एक ही माध्यम के लिए विभिन्न रंगों का भी अपवर्तनांक भिन्न होता है। एक ही माध्यम के लिए या विभिन्न माध्यम के लिए प्रकाश के विभिन्न रंग का अपवर्तनांक भी भिन्न भिन्न होता है। और यदि हम निर्वात के सापेक्ष, निर्वात का मतलब होता है हवा, हवा और निर्वात को हम एक ही तरह से मान लेते हैं। निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को हवा के सापेक्ष किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक हम लेंगे, उसे हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अब हम अपवर्तनांक इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक के बारे में और विधिवत हम समझेंगे। अब यहाँ पर साइन आई और साइन आर,
साइन आई और साइन आर का जो अनुपात स्थिरांक है, यहाँ पर साइन आई और साइन आर का अनुपात स्थिरांक यन है। यही यन को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। यदि प्रकाश की किरण लंबवत पड़ती है तो ऐसी दशा में आई का मान 0, आर का भी मान 0 होता है, तो किरण लंबवत ही निकल जाती है। अब एक बार हम फिर पुनरावर्तन करेंगे। साइन आई और साइन आर का अनुपात स्थिरांक होता है, वह स्थिरांक यन होता है, और हम इसी स्थिरांक यन को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहेंगे या कहते हैं। अब हम एक बार फिर से इस चित्र के द्वारा हम समझते हैं आई क्या है। आई आपतन कोण है, जिसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे, ये आपतन कोण है। इसके बाद आर क्या है, अपवर्तन कोण है, जिसे हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे। इसके बाद ए बी ये जो किरण आ रही है, ये आपतित किरण है, जिसको इंसिडेंट रे कहेंगे। ये आपतित किरण है, जिसको हम इंसिडेंट रे कहेंगे। इसके बाद बी सी यह जो जा रही है किरण, इसको अपवर्तित किरण कहेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। इसके बाद इस बिंदु को आपतन बिंदु कहेंगे या इंसिडेंट पॉइंट कहेंगे, और हम पी क्यू को नॉर्मल या अभिलंब कहेंगे। तो हम ये बात समझ लिए। अब हम और आगे चलते हैं, अपवर्तनांक के और फैक्टर पर विचार करते हैं। तो हमें जब एक माध्यम से प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में जाती है, तो यह अपवर्तन के बाद मुड़ क्यों जाती है, इस बात पर हम समझेंगे। तो सबसे पहले इसलिए मुड़ जाती है कि एक माध्यम में प्रकाश की किरण का वेग अलग होता है, दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण का वेग अलग होता है। वेग के अलग होने के परिणाम स्वरूप वह उसमें अपवर्तन होता है और वह मुड़ जाती है, या अभिलंब की ओर झुक जाती है, या अभिलंब से दूर हो जाती है। अब हम समझते हैं कि पहले माध्यम में जैसे हवा में प्रकाश की किरण का वेग v1 है, और कांच में प्रकाश की किरण का वेग v2 है। तो हम अपवर्तनांक लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक लिखेंगे 2n1। यहाँ पर हम 2n1 बराबर लिखेंगे। अब पहले माध्यम में प्रकाश का वेग v1 है, दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग v2 है। अब हम इसको पढ़ने की बात समझ लेंगे। कैसे पढ़ेंगे? यहाँ पर जो दूसरा माध्यम लिखा जाता है, जैसे एक लिखा गया, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पढ़ेंगे। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अब हम इसको बदल देते हैं। यहाँ हम 1 लिख दिए, यहाँ 2 लिख दिए। इसका मतलब हुआ पहले आ गया, एक पहले आ गया। इसका मतलब इसको हम लेंगे सापेक्ष, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। अब यह बात हम अच्छे से समझ लेंगे। यहाँ पर जो ये बात एक लिखा जाता है, ये सापेक्ष होता है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अब दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक यहाँ पर हम समझते हैं। और आगे अपवर्तनांक इंडेक्स के बारे में हम अब समझेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कि क्या होता है, आखिर कैसे ऐसा होता है। अब सबसे पहले ये माध्यम अलग अलग होते हैं। जैसे कि ये माध्यम
रेयरर मीडियम है, इधर डेंसर मीडियम है। हवा रेयरर मीडियम है, विरल माध्यम है, और कांच सघन माध्यम है, डेंसर माध्यम। मतलब उसकी वो ठोस अवस्था में होता है, तो प्रकाश का वेग भी इसमें अलग अलग होगा। जब प्रकाश की किरण ये विरल माध्यम से, विरल माध्यम मतलब हवा से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसके बाद जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से मतलब कांच से सघन माध्यम और हवा में जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हटती जाती है। आप देख रहे हैं ए आर बड़ा है आई से। इस प्रकार जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय माध्यम की सीमा पर लंबवत आपतित होती है, ये लंबवत आपतित हो रही है, लंबवत आपतित होती है तो उसकी दिशा परिवर्तित नहीं होती, अर्थात उसका अपवर्तन नहीं होता। जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम में लंबवत गिरती है, आपतित होती है, तो उसकी दिशा में परिवर्तन नहीं होता, उसका अपवर्तन नहीं होता। इसके बाद अब हम आगे और समझेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ सम मीडिया। अब हम देखेंगे विभिन्न अपवर्तनांक। हवा का अपवर्तनांक होता है 1.00 ऐसा। इसको हम निर्वात भी मान सकते हैं। निर्वात मान करके हम निरपेक्ष अपवर्तनांक सभी का निकालते हैं। बर्फ़ का अपवर्तनांक होता है 1.31। पानी वाटर का अपवर्तनांक होता है 1.33। कांच का अपवर्तनांक होता है 1.52। इसके बाद डायमंड हीरा का सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है 2.42। इसके बाद नीलम रत्न का है 1.76। तो सबसे कम अपवर्तनांक हवा का होता है 1.00 और सबसे अधिक अपवर्तनांक डायमंड हीरा का 2.42 होता है। अब हम देखेंगे तारों का टिमटिमाना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तो सबसे पहले हम इसको समझेंगे कि तारे हमें दिन में नहीं दिखाई देते। दिन में सूर्य का प्रकाश होता है और सूर्य के प्रकाश के कारण तारे हमें नहीं दिखाई देते। तारे स्वयं प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और बहुत अधिक ऊंचाई पर होने के कारण वे प्रकाश स्रोत बिंदु की तरह हमें महसूस होते हैं। और जब हम ऊपर से ज़मीन की तरफ आते हैं वायुमंडल में तो हवा का अपवर्तनांक बढ़ता जाता है, जिसके कारण अभिलंब वहाँ से प्रकाश की किरण आती है तो अभिलंब की ओर झुकती हुई हमें दिखाई देती है। जब तारों का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल के अपवर्तनांक में क्रमशः परिवर्तन होता है। वायुमंडल के अपवर्तनांक बदलता रहता है। हवा में एवं तापमान में होने वाले परिवर्तन के कारण वायुमंडल अस्थिर होता है और प्रकाश की तीव्रता निरंतर बदलती रहती है। प्रकाश की किरणों का निरंतर अपवर्तन होता रहता है। वायुमंडल की अस्थिरता के कारण तारों की यह आभासी स्थिति निरंतर थोड़ी सी परिवर्तित हुई प्रतीत होती है। तारों की प्रकाश की तीव्रता में निरंतर परिवर्तन होते रहता है, जिसके कारण तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो मुख्य कारण अपवर्तन है और अपवर्तन के कारण वायुमंडल में अपवर्तन होता है और वायुमंडल हवा और तापमान अस्थिर होता है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के अपवर्तन होते हैं
और प्रकाश की तीव्रता कम अधिक होती रहती है, जिसके फलस्वरूप तारे हमको टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अब हम तारों की स्थिति के बारे में समझेंगे। तारे वायुमंडल में से अपवर्तन होते समय जो तारों से प्रकाश आता है वह अभिलंब की तरफ झुकते जाता है। अभिलंब यह जो है यह नीचे की तरफ झुका, अगर हम इसको अभिलंब मान लें तो यह यहाँ झुक गया, यह कोण अधिक है, यह कम होता जाता है। तो अभिलंब की ओर झुकने के कारण ये अपनी ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर यहाँ से हमें ये तारे दिखाई देते हैं। तो ये वास्तविक ऊंचाई से थोड़ा अधिक ऊंचाई पर हमें महसूस होते हैं, क्योंकि वायुमंडल सघन होते जाता है। तारों के प्रकाश जब जमीन की तरफ आता है तो वायुमंडल धीरे धीरे सघन होता जाता है। सघन होने के कारण इसकी प्रकाश की किरणें अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, जिसके कारण हमें तारों की आभासी स्थिति थोड़ी सी अधिक ऊंचाई पर दिखाई देता है। अब हम स्वाध्याय की तरफ चलेंगे। सबसे पहले स्वाध्याय का नियम हम समझ लेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने आएगा 5 नंबर का, दूसरा प्रश्न आपके सामने आएगा 10 नंबर का, और तीसरा प्रश्न आपके सामने आएगा 15 नंबर का, चौथा प्रश्न आपके सामने आएगा 20 नंबर का। इस प्रकार से आपके सामने कुल 50 नंबर के प्रश्न आएंगे। अब आप एक कापी और कलम पर टिक लगाते चलिए कि आपका कौन सा उत्तर सही है। इसके बाद आप स्वयं अपना नंबर अंक की जांच कर सकते हैं। अब शुरू होता है स्वाध्याय का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन फॉर द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स? उत्तर है तारों में समय समय पर होने वाले विस्फोट। दूसरा, तारों के प्रकाश का वायुमंडल में होने वाला अवशोषण। तीसरा, तारों की गति। चौथा, वायुमंडल में वायु का परिवर्तित होने वाला अपवर्तनांक। अब आप दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, सूर्य क्षितिज के थोड़ा नीचे होने पर भी हमें दिखाई देता है, इसका कारण? We can see the sun even when it is little below the horizon because of। उत्तर का ऑप्शन ए है। नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन, नंबर 2 प्रकाश का अपवर्तन, नंबर 3 प्रकाश का विक्षेपण, नंबर 4 प्रकाश का अवशोषण। इसके बाद तीसरा प्रश्न आपके सामने है, कांच का हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक 3/2 हो तो हवा का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना होगा? इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 3/2, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास? अब हम वो ऑप्शन देखेंगे, उत्तर क्या होगा? पहला 1/2, दूसरा 3, तीसरा 1/3, चौथा 2/3। अब हम निशान लगा लिए होंगे। अब इसके बाद चौथा प्रश्न है, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब व्हेन ए लाइट रे passes फ्रॉम ए रेयर मीडियम टू ए डेंसर मीडियम। तो उत्तर का ऑप्शन है ए, तब वह अभिलंब से दूर हटती है, तब वह अभिलंब की ओर झुकती है। तीसरा, नन ऑफ देम, इनमें से कोई नहीं। चौथा, बोथ ऑफ देम, इनमें से दोनों। अब आप उत्तर का निशान लगा लिए होंगे। अब हम उत्तर की जांच करेंगे। अब उत्तर है पहले प्रश्न। पहला प्रश्न था, तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? उत्तर है इसका चौथा, वायुमंडल में वायु का परिवर्तित होने वाला अपवर्तनांक। इसके बाद दूसरा प्रश्न, सूर्य क्षितिज के थोड़ा नीचे होने पर भी हमें दिखाई देता है, इसका कारण? उत्तर है इसका नंबर 2, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यदि आपका सही है तो 10 नंबर इसमें ले लीजिए। अब तीसरा प्रश्न,
आपके सामने ए है, तीसरे प्रश्न का सही उत्तर है, जिसमें कांच का हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक 3/2 हो तो हवा का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना होगा? तो चौथा 2/3। इसके बाद चौथा प्रश्न है, व्हेन जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब वह, उसका सही उत्तर है, तब वह अभिलंब की ओर झुकती है। इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो यदि यह सही है तो 20 नंबर। इस प्रकार से यदि आपके सब प्रश्न सही हो, सब उत्तर सही हो, तो आप इसमें 50 में से 50 नंबर ले लीजिए और आपको 50 में से 50 नंबर मिलता है। इसके लिए आपको एक गोल्डन मेडल, स्वर्ण पदक दिया जाता है और आपने 50 में से 50 नंबर पाया, इसके लिए कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत आपको बधाई हो। अब आपको अच्छे से आपने सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद, थैंक यू। यह बेसिक भारत टेक चैनल आप कृपया सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए हमारा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए।